आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपके से वादा किया गया था कि हम मूल विधि की क्लास लेकर के आएंगे और सारे लेक्चर बहुत जबरदस्त होंगे और आपको यहीं से जितनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मूल विधि आपको पढ़ाई जाएगी, जो चीजें आपको बताई जाएंगी एक्चुअल में विद फैक्ट और विद एग्जाम्पल, तभी समझ में आती है। मूल विधि ऐसा सब्जेक्ट है सर कि ये बिना एग्जाम्पल के समझ ही नहीं सकते बाबू। बहुत जबरदस्त तरीके का जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल विधि। और यहाँ पर पढ़ करके यूट्यूब की दुनिया में जितने भी लोग मूल विधि पढ़ाते हैं ना, उनसे कंपेयर करना तो आपको 100 गुना बेहतर ही मिलने वाला है। तो हम मूल विधि की आज पहली क्लास है और लंबे लेक्चर थोड़े चलेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है ना, वो कह सकते हैं कि 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का जो है कि बारी बारी से क्रम वाइज से पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी जो है आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन आज आईपीसी खत्म हो गई, उसका स्थान बीएनएस ने ले लिया है और बीएसएनएस में 358 धाराएं हैं और वो सारी धाराएं पढ़नी है। तो क्लास लंबे हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल भी देंगे, बिना एग्जाम्पल की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत की कानून व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं भारत की कानून व्यवस्था। भारत की कानून व्यवस्था पढ़ने वाले हैं हम लोग। और भारत की कानून व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें, प्रथम विधि आयोग, अगर बात करें पहले विधि आयोग की, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला विधि आयोग कब आया तो बताएंगे, ब्रिटिश काल में आया। कब आया? ब्रिटिश काल में आया था। हमारे देश में ब्रिटिश काल था, तब आया था 1834 ईस्वी में। कब आया तो बताएंगे 1834 ईस्वी में ब्रिटिश काल में पहला विधि आयोग आया। ठीक है, तो कह सकते हैं इसी विधि आयोग की सिफारिश पर, इसी की रिकमेंडेशन पर, इसी की सिफारिश पर जो है 1860 ईस्वी में क्या आया? आईपीसी आया, आईपीसी। और कह सकते हैं प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो किसकी अध्यक्षता में ये आया था? तो कहेंगे मैकाले। कौन मैकाले? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आया था। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल मैकाले की अध्यक्षता में आया। और आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड होता है। आईपीसी मतलब इंडियन क्या होता है? पैनल कोड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता होता है, दंड संहिता। ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो है इंडियन पैनल कोड होता है। लेकिन वर्तमान में हम लोगों ने क्या किया है? इंडियन पैनल कोड को समाप्त कर इसके स्थान पर जो है वर्तमान में कह सकते हैं इसके स्थान पर जो है बीएनएस ने जो है क्या है? बीएनएस ने जगह ले ली। बीएनएस ने जगह ले ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके स्थान पर बीएनएस ने जगह ले ली। और बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, कह सकते हैं कि भारतीय, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय न्याय संहिता कब आई तो ध्यान रखेंगे, ये जो है 23 कह सकते हैं 2023 में भारतीय न्याय संहिता आई थी। बीएनएस 2023, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूछा जाता है कई बार कि जो है ये लागू कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में लागू हुआ था। और ये आया था कब तो बताएंगे अधिनियम 1860 में आया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। लागू 1862 ईस्वी में हुआ था। ये हमको ध्यान में रखनी है इतनी बातें। अगर आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विधि आयोग 1934 किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और इसकी सिफारिश 1860 में जो है, इसी की सिफारिश पर जो है इंडियन पैनल कोड कह सकते हैं
आईपीसी 1860 का गठन किया गया और इसे तैयार किया गया और 1862 में इसे क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान में इसका स्थान किसने ले लिया है, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता ने इसका स्थान ले लिया। क्या जरूरत ऐसी पड़ी जो है आईपीसी को समाप्त करके जो है बीएनएस को लाया गया? क्या चेंजिंग ऐसी देखने को मिली, क्या चेंजिंग थी जो की गई हैं? तो बहुत से बदलाव ऐसे देखने को मिले हमारी दंड संहिता में और बहुत सारे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो परिभाषाओं को लेकर के बड़े, कुछ कह सकते हैं कि धाराएं, कुछ सेक्शंस जोड़े गए और कुछ सेक्शंस को हटाया भी गया इसमें। तो इसमें हम पॉजिटिव प्रभाव देखेंगे सारी चीजें, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो रहे हैं तो हम सारे पॉजिटिव प्रभाव ही देखेंगे अपने जो है बीएनएस के। तो इसको नोट कीजिएगा सभी लोग। देखते हैं फिर आगे बात करते हैं अगर बीएनएस की। तो कहते हैं कि जो है बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है, इसे लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? तो आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इसको लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो लोकसभा में इसे पेश किया गया था कब बताएंगे भैया? कितना? 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पेश किया गया तो कहा गया सरकार के द्वारा पेश किया गया। तो सरकार के द्वारा क्या कहा गया? हमारी क्या सरकार चाहती है भैया? सरकार से कारण पूछा गया कि ऐसा आप क्यों चाहते हैं? तो सरकार ने कहा कि हम कानून में क्या चाहते हैं, कानूनों में जो है में सुधार चाहते हैं। सुधार क्या चाहते हैं? सुधार चाहते हैं। और साथ ही साथ हम जो है अपडेटेड कह सकते हैं, अपडेटेड का चाहिए हमको कानून। कैसा चाहिए? कानून चाहिए कैसा? अपडेटेड कानून चाहिए हमको। थोड़ा अपडेटेड कानून, जो लॉ है हमारे पास जो बहुत ओल्ड मॉडल हो गए हैं, उनको अपडेटेड हमें चाहिए है। तो ऐसे हमें कानून चाहिए जो अपडेट हो, थोड़ा कानूनों में सुधार चाहिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हमने क्या किया, 21 अगस्त को जो है कह सकते हैं दोनों सदनों में क्या हुआ, 21 दिसंबर को जो है 2023 को क्या करा लिया, 2023 को पारित करा लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, पारित करा लेते हैं। और फिर जो है 25 दिसंबर को हम क्या करते हैं, 2023 को इसको स्वीकृत दिला देते हैं। 2023 को क्या दिला देते हैं, स्वीकृत दिला देते हैं। किसे स्वीकृति मिल जाती है, किसे, बाई प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या मिल जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत मिल जाती है और हमारा कानून क्या हो जाता है, पारित हो जाता है यहाँ पर। और बीएनएस 2023 जो है कह सकते हैं स्वीकृत मिलने के बाद इसे 1 जुलाई कह सकते हैं, इसको जो है इसको 1 जुलाई 2024 से क्या किया जाता है, लागू कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो 1 जुलाई 2024 से इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो हमारी बीएनएस पूछा जाए कि कब लागू हुई, तो बताएंगे 1 जुलाई 2024 को हमारी बीएनएस क्या होती है, लागू हो जाती है हमारे देश में, पूरे संपूर्ण देश पर लागू हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ तथ्य हैं, ध्यान से देखिएगा इन तथ्यों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनको हम लिख रहे हैं, देखिएगा। तो इन तथ्यों की बात करें तो हमारा कह दें आईपीसी 1860 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ध्यान में रखिएगा, आईपीसी 1860 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर बीएनएस कौन सा आया, भारतीय न्याय संहिता
बीएनएस ने स्थान ले लिया, कौन? 2023 ने स्थान ले लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर जो है एक सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी जो है देखते हैं, सीआरपीसी देखते हैं जो है, तो सीआरपीसी जो होती है ना, तो 1973 में आई और इसको भी समाप्त कर दिया गया। ये प्रोसीजर के लिए होती है, कह सकते हैं इंडियन जो है न्याय प्रक्रिया संहिता के लिए होती है। इसकी जगह पर आया बीएनएसएस आया, क्या आया? बीएनएसएस आया, ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 2023 में इसने स्थान ले लिया। इसको कह सकते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 इसने स्थान ले लिया, ठीक है। एक आया था साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जो है वो आया, इनका कितना 1872 में आया था और इसका जो है स्थान ले लिया किसने? साक्ष्य अधिनियम। कौन सा? साक्ष्य अधिनियम का स्थान एविडेंस एक्ट का जो है स्थान ले लेता है, क्या? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो कह सकते हैं बीएसएन, ले सकते बीएसएन, ध्यान रखिएगा, बीएसएन 2023 ने स्थान ले लिया, तो कह सकते हैं भारतीय साक्ष्य एक्ट अधिनियम जो है, कह सकते हैं यहाँ पर 2023 ने इसका स्थान ले लिया। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं कि भैया आईपीसी 1860 का स्थान बीएनएस 2023 ने ले लिया है, ठीक है, और सीआरपीसी 1973 का स्थान बीएनएस 2023 ने ले लिया है। बीएनएसएस 2023 मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने जो है इसका स्थान ले लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान जो है ले लिया है किसने? बीएसएन मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कह सकते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, अधिनियम एक्ट बीएसए लिखना, ठीक है, बीएसए 2023 ने इसका स्थान ले लिया। साथ ही साथ कुछ और बातें जानेंगे यहीं पर। क्या बातें जानेंगे? जो हमारी आईपीसी 1860 थी उसमें धाराएं कितनी थी? धाराएं तो बताएंगे 511 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? कितने एक्ट थे? 511 धाराएं थी। सेक्शन कितने थे? अध्याय कितने थे? तो अध्याय बताएंगे, अध्याय थे कितने? 23 अध्याय थे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार है। लेकिन हमारी जो बीएनएस आई, कौन सी? बीएनएस 2023 आई, इसमें जो है कह सकते हैं 2023 आई है, तो इसमें क्या है? इसमें अध्याय कितने हो गए? अध्याय कितने हो गए ये बताएंगे। तो 20 अध्याय बचे हैं। अब कितने बचे हैं? 20 अध्याय बची हैं। और धाराओं की बात करें तो 358 धाराएं बची हैं। हमारे बीएनएस जो है आर्टिकल कितने धाराएं कितनी बची हैं? यहाँ पर 358 धाराएं बची हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में इसमें कंपेयर करके पूछ सकता है और ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, इसको पुनर्व्यवस्थित किया गया तो धाराएं बहुत सारी कम हो गई? नहीं, कम भी हुई हैं, कुछ जुड़ी भी हैं और कुछ समाप्त भी कर दी गई हैं। तो इसको इसमें जो है क्या कहते हैं? आईपीसी को जो है बीएनएस में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। किसमें? इसको क्या किया गया है? पुनर्व्यवस्थित, व्यवस्थित किया गया है। किसमें? व्यवस्थित किया गया है, किसमें? तो बीएनएस में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। ये ध्यान रखना, आईपीसी को जो है पुनर्व्यवस्थित करने का काम किसमें किया गया है? बीएनएस 2023 में किया गया है। ये बात ध्यान में रखनी है हमको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ नए आर्टिकल जोड़े गए और कुछ क्या पुनर्व्यवस्थित में क्या किया गया? कुछ नए जो है धाराएं जोड़ी गई, कह सकते हैं कुछ नई धारा जोड़ी गई तथा कुछ समाप्त की गई। कुछ क्या की गई हैं? कुछ समाप्त की गई हैं, समाप्त की गई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में
रखनी है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिएगा। जब तक खुद के हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक ये चीजें समझ में आने वाली नहीं है, और जितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे उतने अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से। देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा सबने। अच्छा भैया, सबसे पहले नई धाराएं कौन सी बीएनएस में जोड़ी गई वो हमको पढ़नी है। कौन से सेक्शंस हमारे जोड़े गए उनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो देखेंगे भैया, लिखेंगे भारतीय न्याय संहिता, मतलब है हमारा कि बीएनएस। बीएनएस में क्या है, जोड़ी गई नई धाराएं। सबसे पहले तो हम उन धाराओं को देखेंगे जो बीएनएस में नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कौन कौन सी? एक धारा 3, कौन सा? धारा 3 कह सकते हैं। धारा 2 का 3rd जोड़ा गया है। बालक की क्या है, परिभाषा बताई गई। क्या है? परिभाषा की बात की गई है, बालक की परिभाषा की बात। कौन बालक होगा? तो तुम लोग सब लोग पढ़ रहे हो, बालक हो क्या कि बच्चे हो? अभी तो बच्चे और बालक में अंतर है भैया। बालक कौन होगा? तो कोई भी 18 वर्ष से कम व्यक्ति जो है वो बालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो यहां पर प्रोसीजर बताया गया। क्या बताया गया? कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का बालक या व्यक्ति क्या कहलाएगा भैया? तो बताएंगे बालका कहलाएगा, बालक कहलाएगा। तो आप लोग बालक नहीं है भैया। अगर आप दरोगा हैं तो बालक नहीं है। फिर दरोगा भैया 21 साल से स्टार्टिंग होती है, तो बालक कहां से रह गए? तन्ने बालक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बालक नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, लिंग से कोई तटस्थता नहीं है बालक से। ठीक है, लिंग से किसी प्रकार की तटस्थता यहाँ पर नहीं की गई है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा भैया, एक धारा 2 का 8, धारा 2 का 8 क्लोज क्या कहता है? इसमें क्या बताया गया? इसमें जोड़ा गया डिजिटल रिकॉर्ड। क्या जोड़ा गया? डिजिटल रिकॉर्ड जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? डिजिटल रिकॉर्ड जोड़ा गया। ये भैया डिजिटल रिकॉर्ड क्या है? क्या है डिजिटल रिकॉर्ड? मतलब जो भी डिजिटल रिकॉर्ड होंगे वो भी सब साक्ष्य माने जाएंगे। जो भी डिजिटल रिकॉर्ड होंगे आजकल वे सारे साक्ष्य माना जाएंगे। अब साइबर अपराध हो गया, सारा डिजिटल ही हुआ है। ठीक है, तो क्या उसे अपराध नहीं माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा भाई? तो जो भी डिजिटली है, अब हम जैसे हमारे बैंक से फ्रॉड हो गया, तो हमारे फ्रॉड हुआ बैंक से, और जो मैसेज आया हमारे पैसे कटे तो बैंक में, तो वो डिजिटली तो मैसेज है। तो उसको अगर साक्ष्य ना माने तो ये बताओ, तो वो साक्ष्य नहीं माना जाएगा क्या? तो जितनी भी जो है डिजिटल रिकॉर्ड होंगे वे सब क्या होंगे? साक्ष्य माने जाएंगे। साक्ष्य माने जाएंगे। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ये धारा कौन सी बता रही है? धारा 2 का 8 क्लोज बता रहा है, ध्यान रखिएगा। चले आगे थोड़ा देख लेते हैं, इसी में कुछ धाराएं इसी में कंप्लीट करते हैं ना। देखते हैं भैया, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इनको इधर बढ़ाते हैं, थोड़ा आपको दिखना भी चाहिए। ठीक, इधर बढ़ाते हैं। अच्छा भैया, अगर आगे बात करें आपसे कि धारा 2 का 10 क्या कहता है, तो धारा 2 का 10 ये भी नहीं जोड़ी गई है, ध्यान रखिएगा। धारा 2 का 10 क्लोज क्या कहता है? लिंग की परिभाषा बताई गई। क्या है कि परिभाषा बताई गई? लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा की बात की गई भैया। तो लिंग की परिभाषा की बात करता है धारा 2 का कौन सा? 10 कहता है कि लिंग की परिभाषा। तो लिंग भैया क्या हुआ? इसमें लिंग क्या होगा भैया?
इसमें पहले दो लिंगों के बारे में बताता था, एक था पुरुष और एक था महिला, मेल और फीमेल। यहाँ पर तीसरा लिंग जोड़ा गया, ट्रांसजेंडर, जेंडर जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो है ट्रांसजेंडर जोड़ा गया, यहाँ पर लिंग की परिभाषा में ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोसीजर में बढ़ा है। पहले आईपीसी में जो है क्या था, सिर्फ और सिर्फ पुरुष और महिला की बात की गई थी, ठीक है। फिर है बीएनएस 48 में क्या कहा गया है, ये नया सेक्शन जोड़ा गया। जितनी भी ये धाराएं पढ़ रहे हैं ना, सब बीएनएस के सेक्शंस हैं। ये बीएनएस का सेकंड थर्ड जो है सब है, ठीक है। अच्छा भैया, इसमें भारत से बाहर अपराध की बात करते हैं। किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण होगा, क्या कह सकते हैं, भारत से बाहर अपराध क्या होगा, भारत से बाहर अपराध कह सकते हैं। भारत से बाहर जो अपराध होगा वो किसी भी समय क्या होगा, दुष्प्रेरण होगा, या किसी भी अपराध के लिए या किसी अपराध का दुष्प्रेरण होगा, कह सकते हैं किसी अपराध का दुष्प्रेरण होगा, दुष्प्रेरणा होगी, ध्यान रखिएगा, किसी भी अपराध के लिए दुष्प्रेरणा होगी। कैसे, क्या है ये, कह सकते हैं कि भैया भारत के बाहर अगर कोई भारतीय व्यक्ति है और अपराध करता है, या तो वो क्या होगा, वो दुष्प्रेरण माना जाएगा। चाहे जहाज पे हो, चाहे कहीं भी किसी देश में हो, वो दुष्प्रेरण माना जाएगा। उस पर आईपीसी का नियम क्या होंगे, लागू होंगे। जो हमारे बीएनएस अब लागू है, तो बीएनएस के नियम क्या होंगे, लागू होंगे। ये हमने पढ़ा है, ठीक है भैया। बीएनएस की धारा जो है 69 जोड़ी गई, एक है कौन सी, बीएनएस 69 सेक्शन जोड़ा गया, बीएनएस का सेक्शन 69 जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया, तो बीएनएस की धारा 69 जोड़ी गई और इसमें कहा गया झूठे वादे करके ले गया दिल, ये नहीं है भैया, झूठे वादे करके जो है कह सकते हैं कि लैंगिक संबंध बनाना। झूठे वादे करके क्या हो गया, झूठे वादे करके लैंगिक संबंध बनाना, क्या होगा, लैंगिक संबंध बनाना, ठीक है। आजकल भैया बहुत जो है महिला मित्रों के साथ लोग जाते हैं, झूठे झूठे बड़े बड़े वादे करते हैं, हम तुमसे विवाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में भी जो है पहले नहीं दे रखा था हमारी आईपीसी, मतलब इंडियन पैलेट कोड में। तो अब झूठे वादे करके अगर कोई जो है इस प्रकार का दुष्प्रेरण करता है, तो भैया झूठे वादे करके अगर दिल लेके जाएगा कोई, तो क्या होगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। इसमें 1 वर्ष की सजा है। कितने वर्ष की सजा है, तो ऐसे पाए गए व्यक्ति को 1 ईयर की क्या हो जाएगी, 1 ईयर की क्या है, सजा है। हमारे प्रावधान किया गया है, 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है भैया। अच्छा भैया, लैंगिक संबंध उसने किया है, लेकिन वो रेप के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है दोनों ने सहमति से किया है, इसलिए जो है वो रेप के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन झूठे वादे करके अगर आप जो है क्या है ऐसा कुछ करते हैं, तो ये जो है अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो फटाफट नोट कीजिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें चल रही हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से सब कुछ कराएंगे। तो नोट हो गया होगा। यहाँ पर 10 वर्ष की सजा देख लेना, यहाँ पर 10 वर्ष की, 1 वर्ष तो आराम से कट जाता ना फटाफट, कोई नहीं, 10 वर्ष की सजा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 10 ईयर की सजा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये सब कह सकते हैं जितनी भी धाराएं लिख रहे हैं ना, ये सब आईपीसी में नहीं थी, दोबारा बोल रहे हैं, ये आईपीसी में नहीं थी। आगे हम बात करें, अब जो है हम लोग बात करते हैं आगे। तो अगर बात करें तो अगली धारा कौन सी जोड़ी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो धारा 73 जोड़ी गई है, कोर्ट की कार्रवाई और आज्ञा का प्रकाशित करना। कह सकते हैं धारा कौन सी, बीएनएस 73, कह सकते हैं बीएनएस 73 जोड़ी गई। और ये कहा गया बीएनएस 73 में, देखो भैया, कोर्ट की
कार्रवाई को बगैर आज्ञा प्रकाशित करना जो है हमारा कौन सा बीएनएस एक्ट जो है, कौन सा बीएनएस जो है सेक्शन 73 में आएगा, ये नया जोड़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली करते हैं, अगली हमारी है बीएनएस 77 जोड़ा गया। अगला जोड़ा गया हमारा बीएनएस 77 ताका झांकी। किसका ताका झांकी? ताका झांकी या ताक झांक आता है बीएनएस 77 में। सब ताक झांक करते हो नहीं करते हो? भैया नकल मारने के लिए ताक झांक करते हैं, नहीं करते हैं? आपस में नहीं करते हैं हम लोग ताक झांक। हम लोग अच्छे बच्चे हैं, इस बार एसआई जरूर बनेंगे। ठीक है, तो ताक झांक करते हैं। ये भैया जो है पहले जो आईपीसी में था ना, अब देखो भैया ध्यान से सुनना भैया, बहुत अच्छा है। जो आईपीसी थी ना, आईपीसी 1860 में महिला के लिए ताक झांकी जो है, झांक को निषेध माना गया था। ताक झांक को निषेध माना गया था। क्या माना गया था? निषेध माना गया था। महिला को खाली माना गया था ताक झांक। तो भैया क्या तन्ने जो है, बिटिया जो है ताक झांक से प्रभावित होती है कि लड़कों को इज्जत नहीं है क्या? है भैया, इज्जत है। तो अब भैया जो है हमारी जो बीएनएस एक्ट आया और उसमें पुरुष व महिला दोनों के ताक झांक को क्या माना है? ताक झांक को निषेध किया है। ध्यान रखिएगा भैया। तो अब बिल्कुल बिना परमिशन के आप किसी के यहाँ ताक झांक नहीं कर सकते, ताक झांक अब नहीं कर सकते। तो हमने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना? हमको ध्यान रखना है कि ताक झांक निषेध है। ठीक है, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे से। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहिए ध्यान से। चलिएगा अगला देखते हैं, अगली कौन सी हमारी बीएनएस की धारा जोड़ी गई। और अगली बीएनएस की धारा जोड़ी गई 95। बच्चे को भाड़े पर ला करके अगर लाया गया है, लाना अपराध कर दिया गया। कौन सी जोड़ी गई है? 95 बीएनएस 95। क्या बताया गया? बच्चे को, क्या है? बच्चों को भाड़े पर लाना अपराध है बताया गया। भैया बच्चे को भाड़े पर लाना मतलब ये क्या हो गया? अरे किराए पर, मतलब काम कराने के लिए लेके आना क्या है? अपराध माना गया है। बच्चों को भाड़े पर लाना क्या है? अपराध माना गया है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो बीएनएस एक्ट कौन से? ये भी जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन से? बीएनएस एक्ट 9 सेक्शन कौन सी? 95 में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला भैया एक और जोड़ी गई है, अफवाह, गलत, झूठी खबर फैलाना। अगर आप अफवाह फैलाते हैं और झूठी खबर फैलाते हैं तो ये सेक्शन बीएनएस की सेक्शन 353 में दे रखी है। तो बीएनएस का सेक्शन कौन सा अगला देखेंगे? बीएनएस 353 में क्या कहता है? क्या कहता है? अफवाह, ठीक है, झूठी खबर। कौन सी? झूठी खबर। कोई झूठी क्या फैलाता है? खबर फैलाता है। तो ऐसे में क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति है, अगर ये सारी चीजें फैला रहा है, झूठी खबर फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, गलत तरीके से खबरों को पेश कर रहा है, तो वो क्या होगा? फिर वो अपराध माना जाएगा। या कह सकते हैं गलत खबर पेश करना, ये सब जो है अपराध माना जाएगा। और ये सब क्या है? निषेध है। ये बताया गया बीएनएस की धारा हमारा सेक्शन 553 बताता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको जेल हो सकती है। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर जेल हो सकती है। कितने साल की? 3 ईयर की जेल हो सकती है, 3 साल की।
कितने 3 साल की जेल हो सकती है, मैक्सिमम 3 साल की जेल हो सकती है और मिनिमम जो है 1 साल की जेल हो सकती है इसमें। तो ये मैक्सिमम जेल कितने साल की हो सकती है, तो मैक्सिमम बताएंगे जेल हो जाएगी कितने 3 साल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसके विरुद्ध जाते हैं तो हमारी 3 साल की कम से कम जेल होगी। फिर है सेक्शन बीएनएस सेक्शन 86, ये छूट गया था, यहीं पर लिख लेंगे क्रूरता। क्रूरता, क्रूरता क्या है, क्रूरता। अगर कोई क्रूरता बस कोई कार्य करता है, क्रूरता घमंड में आकर के, और क्रूरता बस कोई कार्य करता है विधि विरुद्ध, तो वो बीएनएस किसमें, ये क्रूरता की परिभाषा बीएनएस 86 में जो है दे रखी है। ध्यान से देखिएगा तो ये ताका झांकी बीएनएस 73 कोर्ट की कार्रवाइयों को बगैर आज्ञा प्रकाशित करना, ताका झांकी ये भी माना जाएगा अपराध। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे बीएनएस एक्ट में जोड़ी गई हैं, और ये कोई भी जितनी भी धाराएं लिखा रही हैं पहले आईपीसी में नहीं थी, लिख देते हैं स्पष्ट रूप से, साफ साफ लिख देते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, फटाफट नोट कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे अगली धाराओं को। ठीक है, नोट कीजिए, चलेंगे आगे। आगे करते हैं बीएनएस 103। ये भैया बीएनएस 103 मतलब बीएनएस की धारा 103 कहती है भीड़ द्वारा हत्या। किसके द्वारा, भीड़ द्वारा हत्या, भीड़ द्वारा हत्या। अच्छा, भीड़ किसको माना जाएगा बताओ भैया, भीड़ किसको माना जाएगा, 5 या 5 से अधिक मेंबर, 5 मेंबर हो या 5 से अधिक मेंबर हो, 5 मोर देन, कितने 5 मोर देन, 5 मोर देन कह सकते हैं कितने 5 से अधिक मेंबर। भीड़ किसको माना जाएगा, 5 या 5 से अधिक जो है 5 से अधिक जो लोग होंगे वो मानी जाएगी, भीड़ मानी जाएगी। तो भीड़ द्वारा हत्या कहते हैं भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, ऐसे नहीं करते हैं समाचार पत्र वाले। ठीक है, जो है हमारे जो एंकर होते हैं नहीं, बड़ी खतरनाक ढंग से जो है बोलते हैं। ठीक है, तो भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन भीड़ की शक्ल होगी। अब जो है भीड़, अगर कोई भीड़ में किसी की हत्या हो जाती है तो वहां पर हत्या का प्रयास किया जाता है, तो उसकी भी सजा प्रोसीजर दे रखा है। तो क्या प्रोसीजर होगा, अगर इस हत्या में तो हो सकती है मृत्युदंड। सजा का प्रावधान क्या है, अगर आपको ऐसी कुछ किसी की हत्या हो जाती है तो सजा का प्रावधान क्या है, सजा में क्या हो जाएगी, मृत्युदंड। मृत्युदंड भी हो सकता है। और साथ ही साथ क्या है, जो भी लोग वहां पर सीसीटीवी कैमरा आप सब जगह लगे, सब पता चल जाता ना उसमें। ठीक है, और आजीवन कारावास भी, आजीवन कारावास की भी जो है यहाँ पर बात की गई है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। लाइफ टाइम जो पनिशमेंट भी हो सकता है या फिर मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब भैया अगली है बीएनएस, कौन सा, बीएनएस का जो है 60 का 1 कह सकते हैं, 106 का फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। बीएनएस की 106 सेक्शन का फर्स्ट कहता है यातायात के दौरान लापरवाही द्वारा कह सकते हैं अन्य लोगों के जान को खतरे में डालना, कह सकते हैं यातायात द्वारा अन्य लोगों की जान खतरे में डालना। यातायात के दौरान अन्य लोगों की जान खतरे में डालना हमारा किसमें, बीएनएस एक्ट 106 का फर्स्ट क्लोज कहता है अगर कोई व्यक्ति जाकर के एक्सीडेंट, यातायात मतलब शराब पी करके गाड़ी चला रहा, बहुत धड़ाधड़
उड़ाते हुए जा रहा है, एक्सीलेटर खींच रहा है, खींचते हुए चला जा रहा है, ठीक है। और कोई जो है कहते हैं कोई डैमेज प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है या किसी की हत्या कर देता है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, तो उसके लिए प्रोसीजर ये बना है कि भैया क्या है, उसको जो है यातायात के दौरान अन्य लोगों की जो है जान खतरे में डालना। इसी के अंतर्गत आता है कोई व्यक्ति की अब एक्सीडेंट कर दिया आपने और कोई व्यक्ति वो भाई जिंदा है थोड़ा अभी डेथ नहीं हुई है उसकी और छोड़ करके भाग गए, तो वो इसी के अंतर्गत आता है ना। अभी देखा बवाल हुआ तो उसके चक्कर में कि जो है उसको छोड़ के नहीं जाओगे और उसको लेके जाओगे, तो कई हड़ताल पर लोग चले गए थे, ये बात आपने सुनी होगी और कई बार बहुत सारे जो है ड्राइवर हड़ताल पर चले गए थे, ठीक है। अच्छा भैया, पहले सजा इसमें कितनी थी? पहले इसमें सजा थी कितना, अब चेंज किया गया है, ये बीएनएस एक्ट, बीएनएस में नया एक्ट जोड़ा गया, इसमें संशोधन किया गया। बीएन पहले 2 साल की थी, 2 वर्ष की सजा में कट जाता था, अब सजा कितनी हो गई है? अब इसकी सजा हो गई है 5 ईयर, 5 वर्ष सजा हो गई है, 5 साल की अगर सजा मिलेगी अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा 106 का सेकंड, कहता है सड़क पर लापरवाही के कारण मृत्यु, सड़क पर लापरवाही के कारण मृत्यु होता है, कौन सा बीएन एक्ट जो है, कौन से धारा, कौन सी धारा 106 का सेकंड कहता है, 106 का सेकंड क्या कहता है? सड़क पर लापरवाही से मृत्यु, अगर कोई हत्या कर देते हैं, मृत्यु कर इसमें कर देते हैं, हत्या कर नहीं कर सकते, दुर्घटना ही होती है, लेकिन इस दुर्घटना में बहुत सारे लोग इसका फायदा पहले उठाते थे ना कि अगर दुर्घटना कर देंगे तो सजा नहीं होगी, ये है, इसको अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाता था। और इसी प्रकार से बहुत सारे कांड, बहुत सारी जो है घटनाएं घटा करती थी, ठीक है, घटा करती थी। 1 जुलाई 2024 तक ये लागू नहीं था और इसे जो है ये पहला ऐसा सेक्शन है, इसे 1 जुलाई 2024 को नहीं लागू कर पाए थे। हमने कहा था प्रोटेस्ट इसी को लेकर के हुआ था और इसी में वो प्रोसीजर आया था, हमने बताया था, अभी बताया, प्रोसीजर बताया था कि कोई भी ड्राइवर है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता और वो अगर हमारी दुर्घटना हुई और अगर वो क्या हो गया, लड़ गया और जीवित है, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ उसको, ठीक है। ये बात आई थी तो लोगों ने, ड्राइवर ने ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, भाई अगर हम रुक गए तो वहां पर लोग मुंह में मार देंगे, ठीक है। तो उसके चक्कर में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय तभी ये जो है धारा लागू नहीं हो पाई थी, ये ध्यान रखिए, लागू जो है 1 जुलाई 2024 को लागू नहीं हो पाई, लेकिन अब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, इसमें प्रावधान थोड़े चेंज कर दिए गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, पहली धारा है जो 1 जुलाई 2024 को पूछ सकता है कि भैया लागू कौन सी धारा नहीं हो पाई, तो बताएंगे सेक्शन जो है बीएनएस सेक्शन कौन सा, 106 का सेकंड जो है सेक्शन जो है लागू नहीं हो पाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगली हमारी धारा आती है कौन सी, कह सकते हैं संगठित अपराध, 111 धारा 111, सब बीएनएस है, 111 संगठित अपराध, संगठित अपराध। ये संगठित अपराध क्या होगा, संगठित अपराध मतलब मिल करके, एक मतलब क्या कह सकते हैं, समूह के रूप में जाकर के किसी कोई अपराध किया जाता है, उसे संगठित अपराध किया जाता है। जैसे भैया अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, 2-4 लोग भैया साथ साथ पढ़ रहे हैं, कहा ऐसा है पैसा ऐसा बड़ा कमी है, तो क्या करें, चलो भैया रोड पर किसी को जो है पकड़ के लूट लेते हैं, तो पकड़ के मार पीट की और जेब से क्या हुआ, फोन ऑन निकाल लिया, और 4-5 लोग थे, तो ये क्या हो गया, एक संगठित अपराध है। अगर ये संगठित अपराध है तो इसके तहत भैया सजा भी जो है मिल सकती है आपको जो है संगठित अपराध में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं भाई आगे बढ़ते हैं, छोटा संगठित अपराध और बड़ा आतंकी संगठित अपराध। भाई छोटा संगठित अपराध, ये तो संगठित अपराध की परिभाषा दे दी है, और धारा जो है सेक्शन 112 में क्या कहता है, छोटा संगठित अपराध मतलब छोटा मोटा, अभी बताया लुटिया चोर वाला, अभी बताया नहीं बताया कि भैया आप जाओ और इस टाइप से, ठीक है, आप तो ऐसा ही हैं, आप तो ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, और ऐसा करना भी सही नहीं है।
कितनी भी दिक्कत हो जाए हम कोई ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा है, छोटा, छोटा संगठित, क्या है, संगठित अपराध, छोटा संगठित अपराध, संगठित अपराध, ठीक है। और यहां पर जो है सेक्शन, अगला सेक्शन की बात करें, धारा 113 में बताएं आतंकीय संगठित अपराध, आतंकीय संगठित अपराध, अपराध की बात की गई है इसमें। तो समझ ले भैया, आतंकी संगठित अपराध, जैसे अभी आप देखो भारत में जो पहलगांव हमला हुआ था, तो वहां पर भारत के भी बहुत लोग क्या हुए थे, बहुत सारे लोग मिले थे। अभी आपने दिल्ली वाला हमला सुना होगा, दिल्ली में विस्फोट हुआ, भारत के कई डॉक्टर संगठित होकर के क्या कर रहे थे, हम भारत के खिलाफ जो है गतिविधियां कर रहे थे और विस्फोट वगैरह किया उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे अपराध क्या कहलाएंगे, तो संगठित अपराध कहलाएंगे, और ये देश के विरुद्ध होते हैं। तो ऐसे अपराध जो है क्या कहलाते हैं, हमारे कौन से अपराध कहलाते हैं, तो ये अपराध कहलाएंगे कौन से, आतंकी संगठित अपराध। तो सेक्शन कौन सा है, 113, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा सभी लोग बहुत अच्छे से। चलते हैं फिर उसके बाद, नोट कीजिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया, ठीक है। तो अगला आता है हमारा कौन सा, धारा 117 का 4, कहते हैं कि भैया भीड़ द्वारा, क्या है, भीड़ द्वारा घोर उपाधि, किसके द्वारा, भीड़ द्वारा घोर उपाधि, घोर उपाधि, कौन सी, उपाहति, उपाहति मतलब क्या होता है, हर्ट करना, हर्ट करना मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाना, हर्ट करना। अगर भीड़ द्वारा घोर उपाहति हो गई भैया, अभी देखो कुंभ मेले में क्या हुआ था, भीड़ से जो है क्या हुआ था, इतनी भीड़ बहुत से एकदम तेजी से आई, लोगों मतलब क्या हुआ, लोगों को हर्ट किया, लोगों की हत्या उसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई दब करके। तो भीड़ द्वारा घोर उपाहति जो है, इसमें कौन से सेक्शन में दे रखा है, धारा कौन से कह सकते हैं, 117 का 4। अगर बात करें धारा कौन सी, 117 का जो है कितना, 5 की बात करते हैं, तो कहता क्या दे रखा है, 117 के पार में घोर उपाहति, क्या दे रखा है, घोर उपाहति, क्या दे रखा है, उपाहति। उपाहति मतलब समझिएगा हर्ट होता है, हर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये स्थायी विकलांगता की बात करता है, किसकी, स्थायी विकलांगता की बात करता है, विकलांगता की बात करता है, स्थायी विकलांगता की बात करता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने जैसे क्या किया, कोई महिला मित्र है किसी की, और उसने क्या है दूसरा महिला पुरुष मित्र बना लिया और कहा कि भैया हम जो है आपसे क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। तो ब्रेकअप कर दिया तो क्या हो गया, कोई स्थायी विकलांगता आ गई, क्या घोर उपाहति हो गई, नहीं हुई भाई, क्यों होगी भाई, इसमें क्या हो गया, कोई मतलब थोड़े दिन रोएगा, क्या होगा, और क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो घोर उपाहति नहीं होगी भैया यहाँ पर। अगर घोर उपाहति का मतलब स्थायी विकलांगता, स्थायी विकलांगता मतलब किसी टाइप से विकलांग, किसी अंग को प्रभावित कर देना, किसी टाइप से विकलांग हो जाना, घोर उपाहति के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगला ध्यान रखो, BNS 137, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 137, BNS 137 क्या कहता है, बाल अपहरण, किसका, बाल अपहरण, बाल अपहरण, बाल अपहरण। अब हम लोग साथ ही रहेंगे, और क्या है, बाल अपहरण नहीं हो जाता है, लोग कहते हैं नाबालिग लेकर के चला गया, नहीं है, तो वो बाल अपहरण के अंतर्गत आएगा। क्या है भैया प्रोसीजर, तो पहले जो है लड़के के लिए कितना था, लड़के के लिए पहले कितना था, लड़के के लिए पहले की बात करते हैं, ठीक है। पहले लड़के के लिए कितना, ब्लो 16 से कम, 16 से कम, ब्लोन 16। और लड़की के लिए कितना था, लड़की के लिए था, के लिए जो है कितना था, ये भैया 18 से कम, 18 से कम ब्लो होती, तो ये बाल किसके, ये इसके बाल अपहरण के अंतर्गत आने वाला था, ठीक है। तो कहा भैया नाबालिग
बिल्कुल दिक्कत करेगा भैया। नाबालिग है, डेट ऑफ बर्थ देख करके ही भैया, अब महिला मित्र को अगर लेके जाना है किसी को तो लेकर के जाए भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, अब क्या है भैया, ध्यान रखो। अब जो है लड़का या लड़की, लड़का या लड़की, ठीक है, 18 से कम है अगर, तो क्या हो जाएगा, तो ही जो है हमारा बाल अपहरण माना जाएगा। दोनों के लिए क्या है, एक ही बात है, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो बाल अपहरण में कितना, 18 साल होगा। अब लड़का हो या लड़की हो, तो बाल अपहरण ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीएनएस एक्ट कौन सी, बीएसएनएस की सेक्शन धारा कौन सी, 137 के अंतर्गत ये आने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर आगे बात करते हैं तो हमारी आती है 152, देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता के खतरे में लाना। ऐसा जो है देश की एकता और अखंडता का खतरे में लाने की बात कर रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर करो, देखो भैया कौन सी है सेक्शन, सेक्शन 152, धारा कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 152 की बात करते हैं। धारा 152 क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि भैया देश की अखंडता को खतरे में लाना, खतरे में लाना। अब भैया समझो इसको, देश की अखंडता को खतरे में लाना मतलब कि भैया हमारा जो नेशनल को जो है खतरे में लाना, देश की अखंडता को खतरे में। कुछ चीजें ऐसी हैं, मान लिया हमने कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई या कुछ ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं जिससे हमारे देश की अखंडता को, मतलब हमारी देश की जो एकजुटता है उसको क्या है, खतरे में आ रही है। तो ऐसे पर्सन को जो है क्या किया जाएगा, इसके तहत क्या किया जाएगा, उसको अपराध माना जाएगा। हमें बीएनएस एक्ट कौन सी, हमारी जो सेक्शन 152 है इसके तहत जो है अपराध माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, अगला एक्ट की बात करते हैं। तो अगली एक्ट है हमारी, धारा है, देखेंगे सेक्शन हमारी कौन सी है, सेक्शन है 195 का सेकंड। कौन सा, 195 का सेकंड क्या कहता है, बढ़िया सा है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 195 का सेकंड कहते हैं लोक सेवक के को दंगा, लोक उपद्रव रोकने पर धमकी, ठीक है। चलो इसको समझाते हैं भैया। लोक सेवक को दंगा या उपद्रव रोकने पर धमकी। भैया अब भैया ये क्या हुआ, देखो भैया ये सेक्शन समझो बहुत अच्छे से ध्यान से। जैसे मान लिया आप एसआई बन गए, जैसे ध्रुव कुमार एसआई बन गए, ठीक भैया। तो ध्रुव कुमार एसआई बन के, और एक भैया जो है क्या है क्षेत्र में, उनके ही क्षेत्र में क्या हो गया, एक बवाल हो गया, दंगा हो रहा है, ठीक है। मार वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, सब दंगा कर रहे हैं बहुत तेजी से। और वहां पर ये पहुंचे 2-3 सिपाहियों को लेकर के और कहा कि भैया ये जो दंगा कर रहा है ये मोटा मोटा आदमी, इसको बुलाओ, इसको डांटो फटकारो। तो ये वो मोटा मोटा आदमी आया भैया, और इनसे लंबा चौड़ा था थोड़ा। तो वो क्या कहता है, ध्रुव कुमार से थोड़े अपनी जो है बाहें खींच के कहता है कि ओए दरोगा साहब, क्या नाम है, ध्रुव कुमार, ठीक है, अपने एसपी भेजो जा करके, वरना जो है यहाँ सही नहीं होगा, ठीक है, आप चले जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये ध्रुव कुमार को क्या है, धमकी देता है, वरना सही नहीं होगा ध्रुव कुमार जी आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे में जो है क्या होता है, उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। और वो जो है दंगाई व्यक्ति था, उनको रोकने का प्रयास किया गया और उसे रोकने से मना कर दिया, मतलब रोकने से जो है रोक दिया गया ध्रुव कुमार को, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, उसको धमकी भी दी गई साथ साथ में कि ठीक नहीं होगा, अपने एसपी को भेजो, वरना आपके कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो है ध्रुव कुमार जी क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, अपने एसपी को जो है इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। समझ में आई होगी ये सेक्शन, बहुत अच्छी सेक्शन है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, हो सकता है ऐसा आपके जो है कह सकते हैं जीवन काल में हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, कभी।
तो बीएनएस की धारा 304 क्या कहती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आजकल बड़ा हो रहा है। बीएनएस 304 क्या कहती है? 304 कहती है बीएनएस की स्नैचिंग। क्या है? स्नैचिंग। स्नैचिंग मतलब झपटा मारी, झपटा मारी होता है। स्नैचिंग मतलब झपटा मारी। और ये झपटा मारी क्या मतलब, जैसे कोई जा रहा है कोई व्यक्ति और हम फोन ऐसे चलाते जा रहे हैं और गाड़ी से आया, फटाक से जो है पकड़ करके लेके चला गया फोन हमारा, ठीक है, झपट्टा में। तो झपट्टा मारी मतलब स्नैचिंग। स्नैचिंग में ज्यादातर चेन काट मारना, ऐसे चलती चलती ट्रेन से जो है खींच लेना चीजों को, जो है गले से जो है मंगलसूत्र वगैरह खींच लेना, चेन खींच लेना, ये सब स्नैचिंग के अंतर्गत आता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। अगला है, अगली सेक्शन की बात करते हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। धारा कौन सी? सेक्शन जो है कौन सी? 197 का डी। 197 का डी। अच्छा, 197 का डी क्या है? देश की एकता और अखंडता। क्या है? ए, देश की एकता और अखंडता के संबंध में भ्रामक, कहते हैं संबंध में क्या है, या खंडित करने के संबंध में भ्रामक खबरें फैलाना। कि क्या कह सकते हैं? देश की एकता और अखंडता को लेकर भ्रामक खबरें फैलाना। खबरें क्या है? फैलाना। ये कैसे? अखंडता को खंडित करने के लिए। कैसे करने के लिए? खंडित करने के लिए जो है भ्रामक खबरें फैलाना। ये होता है हमारा कौन सा? ये होता है कौन सी? ये हमारी आती है 19(7) का डी में। 19(7) का डी में। ध्यान से समझिएगा, जो भी समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, एक बार सारी चीजें क्लियर करके बताई जाएंगी आपको, ठीक है। अच्छा, धारा 197 डी, देश की एकता और अखंडता को खंडित को लेकर के भ्रामक खबरें अगर कोई फैलाता है, वो आता है आपके सेक्शन कितना? 97 में। जैसे ऐसे कोई खबरें फैला दे कि भैया अब जो है हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारे सरकारें इस कम्युनिटी के खिलाफ कुछ ऐसा ऐसा करने जा रही है मुख्यतः, और लोगों को ऐसा, सरकार कुछ करने वाली भी नहीं थी और लोग वहां पर क्या हुए? भड़के, उस कम्युनिटी के लोग भड़के और ये कई वीडियो ऐसे वायरल कर दिए गए, जिसके कारण देश की एकता को क्या हुआ? मतलब दुष्परिणाम भुगतना पड़ा, और उसमें क्या हुआ? लोगों के बीच मनमुटाव हुआ और देश की अखंडता को लेकर के क्या हुआ? एक कम्युनिटी अलग हुई और वो क्या है? उपद्रव फैलाना स्टार्ट कर देता है। कुछ ऐसी चीजें इसमें जो है आती हैं। कौन से? 19(7) में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बीएनएस एक्ट कौन सा? 358। आगे चलते हैं, पहले नोट कर लीजिएगा, फिर 358 पढ़ते हैं। और इसमें आता है कौन सा? निरसन आता है। निरसन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। बीफ, निरसन मतलब बीफ आता है, लिख लेते हैं यहीं पर कहीं पर। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। बीएनएस एक्ट कितना? 5 कह सकते हैं। बीएनएस जो का सेक्शन है 358, ठीक है। बीएनएस का सेक्शन है, बीएनएस सेक्शन है 358, और इसमें आता है कौन सा? निरसन आता है। ध्यान रखिएगा, निरसन आता है। निरसन मतलब क्या होता है? ब्रीफ होता है, ब्रीफ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ब्रीफ होता है। ब्रीफ मतलब क्या है इसमें? ध्यान रखिएगा, ब्रीफ मतलब क्या होता है? देखो समझो कि आईपीसी 1860 को निष्क्रिय तथा बीएनएस 2023 को क्या कर दिया गया? को सक्रिय किया गया। सक्रिय किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारा आता है ब्रीफिंग में, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है कि हमारा 358 जो बीएनएस एक्ट है उसमें ये लिख दिया गया, आईपीसी 1860 को निष्क्रिय कर दिया गया 1860 को, और बीएनएस 2023 को अपना लिया गया, सक्रिय कर दिया गया, ये हमारा एक्टिव कर दिया गया, ये आता है, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट जल्दी से, फिर चलते हैं हम लोग आगे। आगे चले हम लोग, तो आगे हमारी धारा आती है, कौन सा सेक्शन आता है?
324 का हमारा थर्ड आता है। इसमें सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, तो हमारा सेक्शन है धारा 324। कितना? 324 में क्या आता है इस सेक्शन में, ध्यान रखिएगा, बीएनएस की धारा 324 में आता है सरकारी संपत्ति, संपत्ति को क्या करना है? क्षति पहुंचाना। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, आप समझ रहे हैं, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसको आप जैसे सरकारी नली लगाए उसको क्षति आप पहुंचा रहे हैं जानबूझ करके, तो ऐसी चीजें जो है आपको सरकारी जो चीजें हैं उनको क्षति अगर पहुंचाई जाएगी तो ये इसके विरुद्ध आएगा। हमारी सेक्शन कौन सी? 324 के तहत आएगी सेक्शन के। ठीक है, अगला 341 का थर्ड क्या कहता है? धारा 341 का क्या कहता है? थर्ड क्या कहता है? अच्छा, ये भी सेक्शन थर्ड ही है, ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन कौन सा है? थर्ड ही है। 324 का थर्ड और 341 का थर्ड है सरकारी स्टाम्प को गलत या फर्जी तरीके से बनवाना। ठीक है, ये भैया थर्ड, इसमें क्या है? 341 का थर्ड में क्या कहता है कि भैया जो है हमारा सरकारी स्टाम्प को गलत या फर्जी तरीके से बनवाना। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा किसके? 341 के अंतर्गत आएगा। अगर आप स्टाम्प वगैरह जो फर्जी तरीके से जो है आगे पीछे डेट करके बनवाते हैं तो ये जो है आपका इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीएनएस की धारा कौन सी? 341 के थर्ड के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, 341 का 4 क्या कहता है? धारा कौन सी? 341 का 4 क्लोज क्या कहता है? इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। तो फर्जी सरकारी मोहर, ठीक है, अगर आप फर्जी सरकारी मोहर, फर्जी सरकारी मोहर का प्रयोग करते हैं, अगर इसका आप जो है फर्जी सरकारी मोहर, मान लिया आपने जो है तहसीलदार की मोहर बना ली और अपने आप क्या है लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपको इसमें अपराध माना जाएगा और इसमें आपको सजा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सेक्शन थे जो हमारे, इन सेक्शंस को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा और ये सेक्शन सारे हमने जोड़े कि कह सकते हैं ये सारे जितने भी सेक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं ये सारे सेक्शन हम लोगों ने क्या है नए जोड़े गए हैं ये बीएनएस एक्ट में। ठीक है, अब हम लोग पहला चैप्टर, पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट अध्याय की बात करते हैं। पहला अध्याय ध्यान से देखिएगा, पहला अध्याय हम लोगों का कौन सा है? पहले अध्याय की बात करते हैं हम लोग। ठीक, चलो भैया पहले अध्याय की बात करते हैं। तो देखते हैं पहला अध्याय, फिल करते हैं इसको कोई कलर से अच्छे से। ठीक है, इसमें लिखते हैं। ठीक है, अध्याय फर्स्ट कौन सा है? अध्याय, इस कलर से नहीं लिखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। अध्याय प्रथम। ठीक, अध्याय फर्स्ट की बात करते हैं। इस अध्याय में हमारी धारा कौन सी आती है? इस अध्याय में कौन सी धारा आएंगी? तो धारा आएंगी इसमें कितनी? तो धारा आएंगी कौन सी? देखिएगा 1 से 3 तक, 1 से 3 तक इस अध्याय में धारा आएंगी। अगर आपको बात करें, बहुत प्यार से सारी चीजें पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। हम हर चीज को बेहतर तरीके से पढ़ाते हुए चलेंगे, आपको हर चीज बताते हुए चलेंगे। और देखिएगा भैया, तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है अगर अपनी जो इसके अध्याय की बात करते हैं तो धारा 1 में समझते रहिएगा, धारा 1 में क्या दे रखा है? ये बात, संक्षिप्त नाम, विस्तार, संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ, और कौन सा? प्रारंभ की बात की गई है। ठीक भैया, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम मतलब अगर इसके बारे में करें तो बीएनएस,
BNS 2023 कौन सा? BNS 2023। ये संक्षिप्त नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 का। भारतीय न्याय संहिता 2023 का। भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये जो है संक्षिप्त नाम है। अगर विस्तार की बात करें, अगर प्रारंभ की इधर बात कर लेते हैं तो गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र, गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र प्रारंभ है हमारा, मतलब 26 जनवरी, लगभग 77 साल हो गए, 77 वर्ष हो गए हैं भारतीय गणतंत्र को। और ये भारतीय का जो है प्रारंभ है। और इसका प्रारंभ जो है, और बीएनएस का अगर प्रारंभ की बात करें, बीएनएस प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ हुआ कितना? 1 जुलाई 2024 को बीएनएस प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभ की बात करते हैं। हमारा प्रारंभ गणतंत्र का हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र क्या होता है? प्रारंभ हुआ है। ठीक है। विस्तार की बात करते हैं। विस्तार की बात करते हैं। जल, थल, वायु। कहाँ? जल, थल, वायु। पहला है हमारा, कह सकते हैं विस्तार इतना है हमारे बीएनएस का कि जल, थल, वायु सब में विस्तार है बीएनएस का। पूरे जो है क्षेत्र में विस्तार की बात करते हैं, बीएनएस लागू होता है। मतलब कहते हैं भारत की तीनों स्थितियों में, भारत की क्या है? भारत की तीनों स्थितियों में, तीनों स्थितियों में। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अगर यहीं पर विस्तार की अगर और बात करें हम अगर, तो कह सकते हैं भारत की सभी भौगोलिक सीमाओं पर, कह सकते हैं भारत की सीमा के अधीन क्षेत्र पर, भारतीय सीमा के अधीन क्षेत्र पर, ये भी है हमारा, इतना विस्तार है इसका। और कह सकते हैं आप अगर भारतीय हैं तो आप पर, आप भारतीय हैं तो आप पर, आप चाहे रह रहे हो विदेश में, चाहे भारत में निवास कर रहे हो और चाहे विदेश में निवास कर रहे हो, अगर भारत और विदेश कहीं भी निवास कर रहे हो तब भी आप पर लगेगा। ये है। कह सकते हैं जहाज पर, भारतीय समुद्री जहाज पर, अगर आप भारतीय समुद्री जहाज पर हैं या भारत की सीमा पर हैं तब भी आप पर ये लगने वाला है। ठीक है। आगे बात करते हैं। ठीक है। अगर विदेश में अपराध पर, भारतीय द्वारा विदेश में अपराध पर भी ये लगेगा। और पीड़ित है तब भी, अगर कोई भारतीय पीड़ित है तब भी उस पर भी लगेगा, क्योंकि वो जो वहां का लोग जो होगा, हम अपने हिसाब से क्या है न्याय करेंगे उसके लिए, कह सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन फर्स्ट, और इतना विस्तार है हमारा बीएनएस का, और ये विस्तार आपने देखा होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा सेक्शन फर्स्ट का कह सकते हैं जो है पहली अध्याय में हम कह सकते हैं सेक्शन फर्स्ट में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया। ध्यान से देखिएगा और इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है। देखिएगा बहुत ध्यान से। तो कहां कहां बीएनएस लागू नहीं होते? हमने बताया कि पूरे इन क्षेत्रों पर बीएनएस लागू होती है। तो कहां कहां बीएनएस लागू नहीं होती? तो बीएनएस कहां लागू नहीं होती है, ये भी जानेंगे। बीएनएस का विस्तार जो है इतना है, तो बीएनएस कहां कहां नहीं लागू होती है उसके बारे में भी जानेंगे कुछ मात्रा में, कि कहां पर बीएनएस लागू नहीं होती है। विशेष क्षेत्रों में जहां पर क्या हो,
एक विशेष कानून लागू हो, कह सकते हैं कि कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां पर कह सकते हैं यहाँ पर विशेष क्या है क्षेत्रों में जहां पर विशेष कानून लागू हो वहां पर जो है बीएनएस काम नहीं करता है। जैसे हमारा कुछ समय पहले देखा होगा जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी तो वहां पर आईपीसी काम नहीं कर रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर बीएनएस जो है क्या है, काम नहीं करने वाला है, ये बात ध्यान रखनी है। सैन्य कानूनों पर बीएनएस लागू नहीं होती है। कैसे? सैन्य कानूनों पर जो है बीएनएस लागू नहीं होती है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि सैन्य कानूनों पर भी बीएनएस लागू नहीं होगा। कुछ वैधानिक पदों पर, कुछ कह सकते हैं संवैधानिक पदों पर जो है बीएनएस लागू नहीं होगा भैया, ध्यान रखिएगा, लागू क्या होगा, नहीं होगा। कौन कौन से? जैसे आप कहते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति पर जो है क्या है, नहीं लागू होता है। राज्यपाल पर नहीं लागू होता है, ये राज्यपाल पर लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति पर लागू नहीं होगा। कह सकते हैं विदेशी संप्रभुता पर, विदेशी संप्रभुत्व पर जो है लागू नहीं होगा। कह सकते हैं विदेशी संप्रभुत्व मतलब, कह सकते हैं संप्रभुत्व मतलब क्या हो जाएगा, पीएम प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे जो है ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। विदेशी लोगों पर लागू नहीं होगा, जो विदेशी हैं, विदेशी जो हमारे फॉरेन एम्बेसी में बैठे ना, उन लोगों पर लागू नहीं होता है। जो फॉरेन एम्बेसी में हमारे यहाँ बैठे हैं ना, दिल्ली में बैठे हुए, सबके यहाँ फॉरेन एम्बेसी बना हुआ है, उन पर वहां का कानून लागू होगा, यहाँ का कानून नहीं लागू होगा। ठीक है। आर्मी, कह सकते हैं आर्मी में लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा जो है कहाँ पर लागू नहीं होगा, ये देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा फटाफट। अगले सेक्शन की ओर फिर बढ़ेंगे हम लोग, अगले सेक्शन की ओर। ठीक है, अगला सेक्शन हमारा 2 है और उसके बाद हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में क्या आता है ये बात करते हैं। इसमें जो है सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 में हमारी परिभाषा है, धारा 2। सेक्शन 2 बात करता है परिभाषा की, किसकी? परिभाषा की बात करता है। क्या है परिभाषा, किसकी किसकी परिभाषा इसमें दे रखी है, उसके बारे में बताएंगे हम सेक्शन 2 में। ठीक है, बीएनएस की, इसमें बीएनएस की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि किसकी किसकी परिभाषा हमारे बीएनएस में दे रखी है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसका सेक्शन, सबसे पहले तो सेक्शन कौन सा पढ़ते हैं, धारा हमारी कौन सी, धारा 2 का फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया, एक्ट। एक्ट क्या है, एक्ट और एक्ट सीरीज, एक्ट समूह क्या होता है, इसके बारे में बात करें, एक्ट श्रृंखला के बारे में। एक्ट एक कार्य है, एक क्या है, कार्य, एक कार्य या एक कार्य का किया जाना। और यहाँ पर एक्टों का कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कार्यों का, कई कार्यों का समूह, कई कार्यों का समूह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, समूह होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा भैया, अच्छा 2 चीजें आती हैं, आपने देखा होगा कभी, एक्ट और एक होता है एक्ट। एक्ट मतलब क्या होता है, अधिनियम। क्या होता है, अधिनियम होता है। और एक होता है बिल। बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है, ये होता है विधेयक। अब जो बिल पारित किया जाता है, देखो बिल क्या होता है, बिल पेश किया जाता है, बिल कोई भी लाया जा सकता है।
लेकिन बिल पेश किया जा सकता है, और जब बिल पेश किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, और जब वो पारित हो जाता है, एक कानून बन जाता है, उसे एक्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एक्ट कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारी अगली सेक्शन, एक सेक्शन कंप्लीट हुई। अगली सेक्शन धारा कौन सी? धारा 2 का 2। धारा 2 का 2 क्या कहता है? धारा 2 का क्या कहता है? जंतु। जंतु क्या है? जंतु की परिभाषा दे रखी है। जंतु, जंतु मतलब एनिमल। एनिमल, एनिमल कौन सा? कह सकते हैं जितने भी जीवित बींग्स हैं, सब जो लिविंग्स हैं, जितने भी जो ह्यूमन बींग को छोड़ करके बाकी जितने भी लिविंग्स हैं सब जंतु के अंतर्गत आएंगे। कहेंगे मनुष्य, मनुष्य को छोड़कर, छोड़कर सभी जीव जो है क्या कहलाएंगे? सभी जीव, जितने भी जीव हैं वो कहलाएंगे क्या? वो जंतु कहलाएंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। ये डिफिनीशन दे रखी है हमारे कौन से? हमारे सेक्शन 2 में ये डिफिनीशन दे रखी है। ध्यान से सारे लोग पढ़ते जाइएगा सारी चीजें। जो चीजें समझ में नहीं आ रही फटाक से अब बताइएगा कमेंट करके, हम सारी चीजों को समझाएंगे विद एग्जांपल से। हर चीज को बेहतर तरीके से समझाते हुए चलेंगे, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। सेक्शन 3, धारा कौन सी? धारा जो है 3 क्या कहती? धारा 2 का 3 क्या कहती है? धारा 2 का 3 किसकी परिभाषा बताने का काम करती है? तो बताएंगे बालक। कौन सा बालक क्या होगा? चाइल्ड। बालक क्या होगा? तो कहेंगे 18 वर्ष से, चाहे कह सकते हैं कि 18 वर्ष से कम कोई भी मानव, कोई भी ह्यूमन बीइंग, जो कोई भी मानव होगा 18 वर्ष से कम होगा। 18 वर्ष से कम आयु, कम आयु का क्या कहलाएगा? कम आयु का क्या कहलाएगा? बालक कहलाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो हमारा सेक्शन सेकंड का 3 कहता है कि बालक की परिभाषा बताता है, ठीक है। फिर अगला हमारा है, अगला सेक्शन आगे देखेंगे हम लोग, इसको नोट कीजिएगा फटाफट जल्दी से। फिर अगला सेक्शन हम देखते हैं और बताते हैं, ठीक है। अगला सेक्शन नोट हो गया ना? चलिएगा, धारा कौन सा? धारा सेकंड का 4 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। धारा सेकंड का 4 कहता है जालसाजी। जालसाजी, ठीक है, जालसाजी, या कह सकते हैं फर्जी, ठीक है। जालसाजी या फर्जी या नकली, या कह सकते हैं नकली। नकली वस्तु बनाना, वस्तु बनाना, बनाना, ठीक है, नकली वस्तु बनाना। ये है हमारी के लिए क्या है? अब देखो भैया, इसमें क्या होगा? जालसाजी समझते हैं नहीं समझते हैं? जालसाजी, नकली नोट नहीं छाप देते लोग हैं, जालसाजी नहीं हो जाएगी। जैसे कोई मान लिया कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये बॉटल है हमारी, ये मान लिया जो है अल्फा ब्रांड की है, ठीक है, अल्फा, या कह सकते हैं जो है अल्फा ब्रांड की है। तो अल्फा की जगह जो चिन्ह है ना, अल्फा, अल्फा लिखा है, अल्फा लिखा है, और उसको अफला ब्रांड कर दिया और सेम टू सेम बिल्कुल छाप दिया, वैसे ही बना दी बोतल और अफला ब्रांड कर दिया। उसका अफला ब्रांड तो कर दिया वहां पर, लेकिन सेम छापी। तो ये देखो क्या कर रहा है, नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन ये जालसाजी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बिल्कुल हूबहू बनाया है कि लोगों को लगे कि वो पढ़ने में दिक्कत करें और अल्फा ब्रांड खरीदने है और अफला ब्रांड लेकर के जाएं, ठीक है। तो इस चक्कर में जो है क्या होगा, इसमें फिर दिक्कत आ जाएगी और ये इसके अंतर्गत आने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगली धारा पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सेक्शन जो है धारा कौन सी? धारा 2 का, धारा 2 का 5 क्लोज क्या कहता है? 5th क्लोज क्या कहता है देखेंगे। न्यायालय आएगा, न्यायालय की परिभाषा दे रखी है हमारे कौन से? सेक्शन 2 का 5। अच्छा, ये जो है आईपीसी, ये आईपीसी की जो धारा है वो धारा कौन सी? धारा पहले 28 में आया करती थी। किसमें? 28 में आया करती थी ये, ठीक है, ये वाली। अच्छा, पहले जो है आईपीसी के सेक्शन जो है 20 में आया करती थी। कितने? 20 में आया करती थी ये वाली, ठीक है। न्याय कहते हैं कि कोई ऐसा न्यायालय जो इसमें कह सकते हैं ऐसा निकाय, ऐसा निकाय, निकाय जो कानून रक्षण के लिए कार्य करे,
कार्य करे जो है वो सब जो है क्या कहलाएगा आपका, वो आएगा धारा 2 का 5th क्लोज में न्यायालय की परिभाषा दे रखी है। 2 का 6 क्या कहता है, धारा 2 का 6 क्लोज क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 2 का 6 क्लोज कहता है मृत्यु, डेथ की परिभाषा दे रखी है, मृत्यु की परिभाषा दे रखी है, डेथ की परिभाषा दे रखी है। किसमें मानव मृत्यु की बात कह रहा है इसमें और किसी की मृत्यु की नहीं, परिभाषा है मानव मृत्यु की परिभाषा के बारे में बताया गया, मानव मृत्यु की परिभाषा के बारे में बताया गया है। कौन से सेक्शन 2 का 6 में बताया गया है। सेक्शन जो है अगला धारा 2 का 7 क्या कहता है, धारा 2 का 7 कहता है बेईमानी। बेईमानी कैसी बेईमानी भैया, बेईमान कौन होता है, बेईमान कौन होता है, कोई कार्य जो कानून के विरुद्ध किया जाए वो बेईमानी है क्या, नहीं भैया, कोई कम तोल दे तो बेईमानी नहीं है भाई, बेईमानी है। कह सकते हैं कि सदोष लाभ लिया जाए, भाई कोई अगर सदोष लाभ लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति जो है दोष सहित लाभ ले, सदोष लाभ ले, अगर कोई व्यक्ति क्या करे, किसी व्यक्ति के द्वारा सदोष लाभ लिया जा रहा है, कह सकते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा सदोष लाभ लिया जाए तो वो जो है क्या होगा, बेईमानी मानी जाएगी। भैया हम अगर जो है क्या है सदोष लाभ ले रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं किसी से, कि सिर्फ और सिर्फ हम जो है क्या है, अगर मान लिया कि कोई भैया ये जो है हमारे क्लास में बैठे हैं सुमन जी, तो अगर सुमन जी जो है सदोष लाभ मान लिया कोई दुकान लगा लें और कह दें कि भैया हम तो 1 किलो आपको दे रहे हैं और 900 ग्राम तोल दें, तो ये लाभ ले रहे हैं ना, सदोष लाभ, दोष सहित लाभ हो रहा है ना इसमें, तो क्या हो रहा है, ये बेईमानी तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है इन पर क्या होगा, जो धारा कौन सी, ये परिभाषा का जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे, उसको दर्शाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो इससे कोई पीड़ित हो, किसी को हानि हो जाए, तो किसी को हानि हो, ये उनको लाभ हो और किसी को हानि हो, अपने फायदे के लिए ऐसा करा जाए तब वो बेईमानी बोला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब वो क्या बोला जाएगा, बेईमानी बोला जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर डालिएगा बहुत अच्छे से। नोट हो गया सभी का, चलो भैया देखते हैं, चलो यही देख लेते हैं। ये पहले भैया जो है आईपीसी तो सेक्शन कौन सा आता था, सेक्शन 24 में आया करता था, ठीक है। अब आता है हमारा धारा कौन सी, धारा थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा जो है एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यहीं पर आ जाएगी, ठीक। चलिएगा भैया, चलिएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छी धारा है, ध्यान से पढ़िएगा। धारा कौन सी, हटा देते हैं इसको, धारा कौन सी हमारी, धारा 9, धारा 2 का कितना 8 हो जाएगा, 2 का 8 देखेंगे क्या है इसमें, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो कह सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है दस्तावेज में, अक्षर, क्या हो सकता है, अक्षर, पटेल नहीं, अक्षर, वर्ण, क्या होगा, अक्षर, और कौन सा, वर्ण, ठीक, या फिर कोई भी दस्तावेज, अक्षर, वर्ण या लेख जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई क्या हो, अर्थ हो, तो वो सारी जो है चीजें जो है क्या है, दस्तावेज में ली जाएंगी। अब इसी में शामिल कर दिया गया कौन सा, डिजिटल दस्तावेज भी इसी के अंतर्गत, दस्तावेज के अंतर्गत शामिल कर दिए गए। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। और पहले ये आईपीसी 29 में आया करती थी, आईपीसी सेक्शन कौन सा 29 में आया करती थी, 29 में, ध्यान रखिएगा, पहले 29 में ये आया करती थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दस्तावेज क्या कहे जाएंगे, चलो भैया नोट कर लो इसे फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे इसको
फटाफट फिर देखेंगे हम कौन सी अपनी धारा, कौन सी धारा, धारा 2 का 9 देखेंगे, 2 का 9 देखेंगे। तो 2 का 9 अगर हम देखें तो कह सकते हैं इसमें, तो कपट पूर्वक क्या है, कपट पूर्वक, पूर्वक किया गया कार्य इसके अंतर्गत आएगा। यदि कोई कार्य, कैसे, यदि कोई कार्य, कोई कार्य जो कपट पूर्वक है, जो कपट पूर्वक है और अपने लाभ के लिए, अपने क्या है, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। दूसरा, अन्य की हानि के लिए, अन्य की हानि के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा जो है, जैसे ठगी नहीं होती थी, ठगी वगैरह, वो इसी के अंतर्गत। भाई कोई ठग है, जैसे 10,000 रुपया निकाल लिया आपने अकाउंट से, उसके बाद क्या हुआ, किसी प्रकार से बहला फुसला के आपसे क्या कर दिया गया, एक जो है रुपए ले लिए गए, ठगी कर दी गई आपके साथ, या झोले में, जिस झोले में रखे थे वो क्या हुआ, आपको कुछ जो है लगा करके या किसी में फंसा करके और उसके बाद झोला ही उठा ले गए। तो ये ठगी कर ली गई अपने लाभ के लिए और दूसरे की हानि कर देता है। तो वो किसके लिए आएगा, वो कपट के अंतर्गत आएगा। यदि कोई कृत्य, यदि कोई कृत्य जो है, कृत्य आपका जो है क्या है, कृत्य अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, तो ये कपट के अंतर्गत क्या है, अपने लाभ के लिए नहीं होता, तो वो कपट के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर वो कपट के अंतर्गत नहीं आएगा, फिर वो जो है आपका क्या है, वो आपका सिंपलीफाई, वो सारी चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसके बाद आएगी धारा 10। अब भैया धारा 10, 2 का 10 क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, धारा 10 होता है लिंग। क्या है, होता है लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा के बारे में बताया गया, हमारे धारा 10 में बताया गया, लिंग की परिभाषा के बारे में बताया गया। ध्यान से समझिएगा भैया। अच्छा भैया, लिंग यहाँ पर कौन सी चीजों का आकलन किया गया, कौन सी चीजों को लिंग कहा जाएगा, कौन से जेंडर आएंगे लिंग के अंतर्गत, तो पुरुष आएगा, पुरुष यहाँ पर शामिल किया गया और महिला शामिल किया गया। अच्छा, ये आईपीसी जो है, आईपीसी 1860 में ये भारी सारी चीजें शामिल थी। ठीक है, लेकिन इसमें शामिल किया गया नॉन जेंडर शामिल किया गया, इसमें शामिल किया गया क्या, नपुंसक लिंग या उभय लिंग शामिल किया गया है, उभय लिंग भी शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लिंग की परिभाषा के अंतर्गत इस बार कितने आएंगे, हमारे 3 आएंगे। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। उसके बाद आती है धारा जो है, धारा जो है 2 का 11 आएगी। इसमें आ गया है सद्भावना पूर्वक। क्या है, सद्भावना पूर्वक, सद्भावना, भावना पूर्वक। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, सद्भावना पूर्वक किया गया कृत्य, सद्भावना पूर्वक किया गया क्या है, किया गया कृत्य। बात करते हैं सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, मतलब किसी के हेल्प के लिए किया गया कार्य आपको सद्भावना पूर्वक कहा जाएगा, या कह रहे हैं पब्लिक वेलफेयर में अगर किया गया कार्य जो हो जाएगा उसको संज्ञा दी जाएगी, सद्भावना पूर्वक की संज्ञा दी जाएगी। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। जैसे आपने क्या किया, पब्लिक वेलफेयर में क्या किया, जैसे कोई प्रदूषण कर रहा है बहुत सारे, कोई कम्युनिटी है, कोई क्षेत्र में जो है कोई परिवार ऐसा है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहा है, तो उनसे आपने कहा कि जो है ऐसा है कि आप प्रदूषण मत कीजिए, धमकी वगैरह दे डाली, लेकिन वो कार्य आपका क्या है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, आपने धमकी दे डाली, वो आपराधिक कृत्यों के तहत नहीं गिना जाएगा, ऐसा बताया गया हमारा। तो सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य लोगों के हित में होता है। ये कृत्य कैसे, लोगों के हित में होता है, लोगों के हित में किया गया कार्य, कह सकते हैं हित में किया गया कार्य, किया गया कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, कहलाएगा कौन सा, सद्भावना पूर्वक कृत्य कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं धारा 2 में। धारा 2 में, धारा 2 का कौन सा, धारा 2 का 12 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। धारा 2 का 12 कहता है समुचित सरकार, समुचित सरकार। इसके अंतर्गत कौन सी आएगी, समुचित सरकार आएगी। ध्यान से समझिएगा,
समुचित सरकार का मतलब क्या समझेंगे आप? समुचित सरकार का मतलब क्या समझेंगे? तो समुचित सरकार का मतलब समझेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को समझेंगे। कह सकते हैं इसके अंतर्गत आएगा कौन सा? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार आएगी। इसके अंतर्गत और कौन सी आएगी? राज्य सरकार आएगी, राज्य सरकार। और इसके अंतर्गत कौन सी आएगी? ध्यान रखिएगा, सरकार आएगी। और इसके अंतर्गत लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार आएगी। कौन सी? स्थानीय सरकार आएगी, स्थानीय सरकार आएगी। ठीक है, ये सारी सरकार जो है इसके अंतर्गत आएगी। समुचित सरकार का अर्थ होता है कि तीनों गवर्नमेंटों के बारे में बताया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कौन सा हमारा स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या है? ये समुचित सरकार होती है। फटाफट इसको नोट कीजिएगा सारा, फिर हम लोग चलेंगे आगे। हो गया सभी का? चलते हैं आगे। आगे देखते हैं भैया, बहुत जबरदस्त तरीके से देखना है। अगला है हमारा कौन सी? बीएनएस की धारा 2 का 13 कहता है क्या होता है? संश्रय। संश्रय मतलब क्या होता है भाई? संश्रय मतलब होता है सहारा, सहारा देना। वो वाला सहारा नहीं है, सहारा बैंक वाला भाग गई जो सहारा बैंक, वो नहीं है। ठीक है, संश्रय मतलब सहारा देना होता है। और सहारा देना या आसरा देना, आसरा देना, कौन सा? आसरा देना। ठीक है, ये सब आएंगे किसके अंतर्गत? संश्रय के अंतर्गत। ये किस चीज का आसरा होगा? आप वस्तु का दे सकते हैं आसरा, स्थान का दे सकते हैं आसरा, पानी का दे सकते हैं आसरा, मतलब किसी चीज का आसरा, मतलब किसी चीज से हेल्प की जाए। आयुध दे सकते हैं, आयुध का आसरा हो सकता है। भोजन का आसरा हो सकता है, भोजन का आसरा हो सकता है। बहुत सारे आसरा के अंतर्गत जो वर्ड आएंगे, इन सब का आसरा देना हमारा क्या कहलाएगा? संश्रय कहलाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें तो धारा हमारी 14 और 14 का जो है 2 कहता है, क्या कहता है? धारा 14 2 का 14 क्या कहता है? कहता है कि भैया क्षति। क्या कहता है? क्षति। भैया क्षति किस प्रकार की क्षति होगी? आप क्षति के से क्या समझते? क्षति मतलब हानि। हानि किस किस चीज की हानि? शरीर की हानि कर दे, शरीर को हानि पहुंचा दे। और किसको हानि पहुंचा दे? मन को हानि पहुंचा दे। धन से हानि को बता दे, मतलब धन मतलब संपत्ति को हानि पहुंचा दे। कितने की? संपत्ति की हानि पहुंचा दे। ये जो है हानि अवैध रूप से, अवैध रूप से क्या पहुंचाए? हानि पहुंचाई जाए। क्या पहुंचाई जाए? हानि पहुंचाई जाए। तो ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी? हमारी क्षति कहलाएंगी। ये हमें कहलाता है धारा कौन से? 2 के 11वें क्लोज में, 14वें क्लोज में ये बात कही गई है। उसके बाद आता है हमारा धारा कौन सी? धारा 2 का 15। धारा 2 के 15 में क्या कहा गया है? ध्यान से सुनिएगा। तो कहा गया है अवैध और वैध रूप से आबद्ध। क्या कहा गया है? अवैध और वैध रूप से आबद्ध, आबद्ध की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर किस वैध और अवैध की बात करता है कि अवैध कार्य जो होगा वो कानूनी रूप से निषिद्ध माना जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? उसे माना जाएगा क्या है? अवैध माना जाएगा। जो कानूनी रूप से निषिद्ध साबित हो, मतलब ऐसा है जो किसी का हानि करता है, वो कार्य क्या है? अवैध माना जाएगा। वैध कौन सा? जो कानून के क्या है अकॉर्डिंग हो, वो कार्य, वो क्या कार्य कहलाता है? वैध कहलाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला आता है धारा 18। हमारा क्या आ जाएगा? 2 का 18 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। स्थानीय विधि। क्या है? स्थानीय विधि। ध्यान से समझिएगा, स्थानीय विधि क्या होती है? स्थानीय विधि मतलब ऐसा जो है कानून, ऐसा कानून कह सकते हैं, ऐसा कानून, कानून जो पूरे भारत पर लागू ना हो, लागू ना हो, वो कहलाएगा आपका, समझो कि वो कहलाएगा स्थानीय विधि। मतलब किसी क्षेत्र पर हो, किसी
क्षेत्र पर लागू हो, किसी क्षेत्र पर लागू हो वो कहलाएगा। जैसे आप कह सकते हैं लागू हो वो कहलाएगा क्या, स्थानीय विधि कहलाएगी। जैसे आप कह दें पार्किंग, एग्जाम्पल के लिए कह दें पार्किंग क्या है, लॉ, पार्किंग कानून जो होता है ना वो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? ठीक है, तो ये बात हमको क्या है अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या कहलाएगा, धारा 18 का जो है, धारा 2 का क्या हो जाएगा 19, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 19 क्या कहलाता है, देखो भैया ध्यान से, 2 का 19 क्या कहलाएगा, पुरुष की परिभाषा दी, पुरुष की परिभाषा दी गई है। तो जिनका जेंडर मेल है वो क्या होगा, जो मानव के अंतर्गत जो भी आएंगे व्यक्ति वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो धारा जो है सेकंड का 19 कहता है, पुरुष के बारे में कहता है। कह सकते हैं किसी आयु का भी मानव हो वो कहलाता है, पुरुष कहलाता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे बात करें अगर हम, तो धारा जो है 20 क्या कहती है, आगे नोट कीजिएगा इसको, धारा 20 फिर करते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। आगे चले हम लोग तो धारा 20 देखिएगा ध्यान से, धारा 2 का 20 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। मास और वर्ष, मास और वर्ष की परिभाषा दे रखी है, मास और वर्ष की परिभाषा दे रखी है। क्या कहलाएगा मास और वर्ष, तो मास और वर्ष, मास व वर्ष, ध्यान रखिएगा, मास व वर्ष कह सकते हैं भारत में, भारत में ग्रेगेरियन, ग्रेगेरियन क्या होगा, ग्रेगेरियन कैलेंडर, कैलेंडर से गिने जाएंगे, से गिने जाएंगे या के अनुसार होंगे, के अनुसार होंगे, सार होंगे। अब ध्यान रखो जितने भी जो है कह सकते हैं ग्रेगेरियन कैलेंडर होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी, होंगी नहीं होंगी। अच्छा भैया एक बात समझो ध्यान से बहुत अच्छे से, जो ग्रेगेरियन कैलेंडर होगा, किसी को सजा मिली और वो कहते हैं कि भैया हम तो हिंदू हैं और हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, नहीं भैया, यहाँ पर परिभाषा जो बीएनएस ने दे रखी है कि आपके जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यही ही मास गिने जाएंगे और वर्ष उन्हीं के अकॉर्डिंग गिना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है सजा मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कौन सा, धारा जो है कह सकते हैं कि 21 कहती है चल संपत्ति की बात करती है। धारा 2 का 21 कहता है चल संपत्ति की, चल संपत्ति की परिभाषा बताता है, किसकी, चल संपत्ति की परिभाषा बताता है। क्या है चल संपत्ति, कह सकते हैं भूमि, भूमि से संबंधित वस्तुओं को छोड़कर, क्या कह सकते हैं, वस्तुओं को छोड़कर सभी जो है संपत्ति, जितनी भी संपत्ति है आपकी वो क्या कहलाएगी, चल संपत्ति, संपत्ति के अंतर्गत आएगी, संपत्ति के अंतर्गत आती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमि से संबंधित सारी वस्तुओं को छोड़ करके, जो भी वस्तुएं उससे संबंधित होंगी उनको छोड़ करके वो जो है अदर चीजें जो कहलाएंगी और भूमि भी उसमें शामिल है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी चल संपत्ति कहलाएगी। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले अगर हम देखेंगे तो हमारी धारा 2 का 22 क्या कहता है, देखेंगे वचन आएगा, इसमें क्या आएगा, वचन आएगा। वचन क्या होता है, वचन मतलब संख्या, संख्या, एक वचन, 2 वचन, 3 वचन, ये है संख्या या गिनती कह सकते हैं, गिनती की जा सकती है। ये सारी चीजें आएंगी कौन से, धारा हमारे 22 में। अगर धारा 23 की बात करें, धारा कौन सी 23, कौन सी 23, धारा
2 का 23 में किसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है? ध्यान से समझिएगा। तो बताई गई शपथ। क्या बताई गई? शपथ बताई गई। शपथ तो कहते हैं, शपथ क्या है? प्राधिकारियों द्वारा ली गई शपथ जो होती है, ली गई क्या है? गई जो भी प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा क्या कहलाती है? शपथ कहलाती है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत ध्यान से देखिएगा ये धारा, और कई बार एग्जामिनेशन में आ चुकी है। धारा 2 का 24। धारा 2 का 24 क्या है? अपराध। अपराध क्या होना चाहिए? कह सकते हैं हमारी BNS 2023 के तहत के विरुद्ध किया गया कृत्य क्या कहलाएगा? अपराध कहलाता है। अपराध कहलाता है। ये बात हमको ध्यान के रखना है। क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। ठीक है। अगर बात करें अपराध की, तो अपराध के क्या है? अपराध के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? अपराध के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से 4 तत्व होते हैं? ध्यान से समझिएगा। तो नंबर 1 होता है मानव होना चाहिए। कोई भी अपराध हो उसके लिए क्या है? मानव का होना आवश्यक है। बिना मानव के कोई अपराध, मानव में आप समझो कि ऑलमोस्ट जितनी भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ठीक है, उभयलिंगी, सारे लोग मानव में ही गिने जाते हैं। ठीक है, मानव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? आपराधिक मन स्थिति होनी चाहिए। स्थिति होनी चाहिए मतलब आपराधिक विचार आने चाहिए, मन की स्थिति होनी चाहिए कि अपराध करने की स्थिति होनी चाहिए। दूसरा है अपराध होना चाहिए। भैया अपराध होना चाहिए। अपराध मतलब अपराध कृत्य होना चाहिए, अपराध किया गया कार्य होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है, आपराधिक कृत्य होना चाहिए। तीसरा जिससे समाज को क्षति पहुंचे। चौथा समाज को क्षति पहुंचे, वो सारा क्या कहलाएगा? वो हमारा क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा अपराध के कितने तत्व होते हैं? तो बताएंगे 4 तत्व होते हैं। ठीक है, अपराध क्या है? तो अपराध बताएंगे जो हमारी बीएनएस के खिलाफ किया गया कार्य, जो उनकी धाराओं के खिलाफ किया गया कार्य जो होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चले तो नोट कीजिएगा इसको फटाफट सभी लोग। देखते हैं फिर हो गया सभी का। चलते हैं आगे देखते हैं भैया। हमारी बीएनएस की हमारी धारा हो गई 24। तो देखते हैं बीएनएस की धारा 2 का 25 क्या कहता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 का 25 है लोप। लोप मतलब क्या होता है? लोक नहीं है, लोप मतलब क्या होता है? गायब होना मतलब क्लास में कोई बैठा हो और धीरे से क्या है निकल जाए तो कहेंगे गायब हो गया भैया, लोप हो गया। तो लोप की परिभाषा कौन सी है? आर्टिकल कौन सा? बीएनएस 2 का 25 क्लोज कहता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा धारा कौन सी? धारा आती है 2 का 26। धारा 2 का कितना है? 26 आएगा। ठीक है, इसमें व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यक्ति कौन कहलाएगा? व्यक्ति कहलाएगा अगर महिला है तो व्यक्ति कहलाएगी, पुरुष है तो व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, वो जो है वो कहलाएगा व्यक्ति। अच्छा भैया, और कोई कंपनी है, कंपनी भी व्यक्ति के अंतर्गत शामिल की जाएगी। संस्था है, संस्था भी जो है व्यक्ति के अंतर्गत आएगी। ऐसे कोई भी जो है संगठन है और उसने अपराध किया, संगठन ने किसी, तो वो व्यक्ति के अंतर्गत क्या है? गिना जाएगा। तो ऐसा जो है हमारा जो है व्यक्ति की परिभाषा में जो है दिखाया गया है कि वो व्यक्ति के अंतर्गत हमारी इनको भी व्यक्तिगत रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सारी चीजें ध्यान रखनी है। आगे करते हैं कि धारा
धारा 2 का 27 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, लोक सेवक की बताता है। लोक सेवक, लोक सेवक की बात करते हैं तो लोक सेवक क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो लोक सेवक क्या होता है, तो लोक सेवक क्या होता है, जैसे हमारे जो भी क्या है पुलिस अधिकारी, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, अधिकारी हैं वो सब लोक सेवक कहलाएंगे। जैसे आप एसआई बनेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, लोक सेवक कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, लोक सेवक कहलाएंगे। आपका मजिस्ट्रेट है, जज है, जज लोक सेवक कहलाएगा। डीएम है, जज कहलाएगा। आईएएस जो डीएम बनेगा, आईपीएस, ये सब लोक सेवक होते हैं, ये सारे लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। बात को ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से देखना है। अच्छा, ये भैया जो है 28 में है, ध्यान रखिएगा। ये कितने में है, 28 में है। तो 27 में क्या है, तो देखेंगे धारा 2 का 27, देख लेंगे ध्यान से। धारा 2 का क्या है, 27 में क्या है, तो लोकालोक, लोक देखेंगे। लोक लिखा मिलता है, कहीं लोकालोक लिखा मिलता है। ठीक है, जो भी चाहेंगे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किसी समुदाय के लिए जो है क्या किया गया है, लोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोक शब्द का क्या किया जाता है, शब्द का प्रयोग होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा धारा 28, 29 नहीं पढ़नी है, 29 आज तक आई नहीं है। 30 में हमारा है धारा 30, इंपॉर्टेंट है। धारा 2 का 30 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। विशेष विधि क्या है, ध्यान से समझिएगा। विशेष विधि क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे क्या है, कोई विशेष क्या है, कानून जैसे क्या होता है, जो स्पेसिफिक लॉ होता है, किसी स्पेसिफिक समुदाय पर लागू होता है, वो सारे कानून। जैसे क्या कहते हैं, SC ST एक्ट, वुमेन्स एक्ट जो है, और कह सकते हैं OBC एक्ट, ये सब सारी चीजें जो है आई आपकी। तो ये जो है सारी, दहेज प्रथा एक्ट आया, ठीक है, बाल किशोर अधिनियम एक्ट आया, पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया। तो ये सब आते हैं विशेष कानून के तहत आते हैं। तो विशेष कानून है ये सारे, हमारे धारा 30 के अंतर्गत आते हैं, धारा 230 के अंतर्गत आते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, फटाफट नोट कीजिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। और बहुत जबरदस्त तरीके की धाराएं हम लोगों ने पढ़ी हैं। अगर इनको डिटेल में पढ़ेंगे जाकर के तो बड़ा टाइम लगने वाला है। ठीक है, जो आपको बताया बहुत जबरदस्त तरीके से बताया गया है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। आगे चलें, अगर देखेंगे आगे भैया, बहुत जबरदस्त तरीके के हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। धारा 2 का 31 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। धारा 2 का 31 कहता है मूल्यवान प्रतिभूति। कैसी, मूल्यवान प्रतिभूति। देखो, प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति, जैसे आपको बताएं, मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत जैसे आपको बताएं क्या क्या हो सकता है आपकी, जैसे कह सकते हैं मार्कशीट आपकी जो है वो हो सकती है। आपकी जो है कह सकते हैं मार्कशीट के बाद आपका पासपोर्ट जो है वो मूल्यवान वस्तु है। ठीक है, आपके जमीन के कागज जो है ये मूल्यवान है। खतौनी जो है मूल्यवान है। आधार कार्ड है आपका, ये मूल्यवान है भैया इस समय। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपकी पहचान बताएं, आपकी संपत्ति की जो है जो ब्यौरा बताएं, वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी जो पहचान बताएं वो सारी चीजें आपकी मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आएंगी। वैसे सरकार मूल्यवान प्रतिभूति निकालता है, आप देखते हैं FD वगैरह कराते हैं, फंड वगैरह लेते हैं, जो मूल्यवान प्रतिभूतियां जो है देते हैं, देखता है। ठीक है, तो आगे हमारा देखेंगे तो धारा कौन सी, धारा 2 की 32, धारा 2 की कितनी है, 32वां क्लोज क्या कहता है, जलयान की परिभाषा, जलयान की
परिभाषा बताई गई है, परिभाषा, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। जलयान की परिभाषा कितने 32 का 2 बताई गई है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं धारा 2 का 33 क्या कहता है। तो 33 बात करें तो 2 का 33 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। धारा 2 का 34 देखेंगे, कितना देखेंगे, 34 देखेंगे, और 34 में आता है वसीयत। वसीयत ध्यान रखिएगा, धारा 2 का 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। वसीयत क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। संपत्ति, कहते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है और वो अपनी संपत्ति का क्या करे, ब्यौरा सारा लिख के जाए कि हम छोटे बेटे को अपनी आधी संपत्ति जो है देते हैं, क्योंकि उसने लास्ट तक हमें क्या किया है, हमारी सेवा की है, और वो वसीयत बना के दे जाए, और बाकी जो है आधी संपत्ति में हम सभी बच्चों को जो है संपत्ति बराबर रूप से बांट दी जाए, ठीक है। तो संपत्ति का यहाँ पर क्या दिया जाता है, व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति, क्या है, अपनी संपत्ति का जो है क्या दिया जाता है, संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है। तो कह सकते हैं अपनी संपत्ति का जो है बंटवारा किया जाता है कि उसकी संपत्ति को आगे चल के क्या किया जाएगा, या बांटा जाएगा, किस रूप से बांटा जाएगा, या किसको दिया जाएगा, या ऐसा तो नहीं है किसी को दान कर दिया। संपत्ति के बारे में कह सकते हैं बंटवारा, या संपत्ति को देने की बात कहेगा, ठीक है। तो वसीयत जो है ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सी, हमारी धारा 2 का, फिर कौन सी है, 2 की 35 है, धारा 2 का 35 है। चलते हैं देखते हैं, महिला आएगी, क्या आएगी, महिला आएगी, ठीक है। महिला की परिभाषा इसमें दे रखी है, कौन सी, 35 में, ध्यान रखिएगा। धारा जो है 2 का 36 क्या कहता है, 36 ध्यान रखिएगा। 36 क्या कहता है, सदोष अभिलाभ, सदोष ध्यान रखिएगा, सदोष अभिलाभ, अभिलाभ। अब देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, अब कह दिया जाए इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है विधि विरुद्ध, लिख देते हैं पहले फिर समझाते हैं। कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है, क्या करता है, विधि विरुद्ध किसी दूसरे की संपत्ति को क्या करता है, हड़प लेता है। तो ऐसा जो है हड़प लेता है जिसका क्या है, जिसका वह वैध हकदार नहीं है। तो ऐसे जो है व्यक्ति जो लाभ होगा, ऐसा व्यक्ति जो करता है वो क्या कहलाएगा, सदोष अभिलाभ कहलाएगा, ठीक है। जैसे कह दें कि एक राम स्वरूप नाम के व्यक्ति थे, उनकी जमीन, एक ये प्लाट पड़ा था राम स्वरूप का, किसका है, ये राम स्वरूप का है प्लाट, और मोहन सिंह आए और मोहन सिंह ने इनके सर पर रख दिया क्या, गन, कहा कि भैया ये जो है क्या कर दो, हमको दे दो, छोड़ छाड़ के भाग जाओ, नहीं तो क्या होगा, गन चल जाएगी फिर। तो भैया रामस्वरूप भाग गए और इस पर अधिकार कर लिया गया, किसके द्वारा, मोहन सिंह द्वारा अधिकार कर लिया गया। तो उन्होंने लाभ के लिए इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो ऐसे स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल 36 जो है सेकंड क्लोज का 36 बताता है कि सदोष अभिलाभ के बारे में, ठीक है। अब आता है हमारा अंतिम धारा 2 का 37, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, सदोष की हानि। क्या होगा सदोष हानि में, एक बात समझो कि किसी वैध हकदार को मतलब किसी संपत्ति के लिख लीजिएगा, किसी संपत्ति के वैध हकदार को उसकी
संपत्ति से क्या कर देना, संपत्ति से वंचित कर देना, वंचित कर देना, कर देना जो है क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा क्या, सदोष हानि कहलाएगी। अगर जैसे कि कोई है व्यक्ति, ए व्यक्ति है, कौन सा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है, क्या है, कोई व्यक्ति ए है और उसकी जमीन थी कौन सी, ये जो है प्लॉट पड़ा था उसका, ठीक है, ये प्लॉट पड़ा था और ये जो है क्या है, ये इसको मिलने वाला था, मतलब फंसा था बहुत दिन से, ये मिलने वाला था, लेकिन बी को बड़ा जलन हो रही थी, इसके प्लॉट मिल जाएगा तो पैसे वाला आदमी हो जाएगा, फिर ये जो है बड़ा हमको दिखाएगा ये सारी चीजें बहुत। तो इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति सी था जो इसके चक्कर में पड़ा था ना, इसको क्या है, दिला देता है, ये क्या कर देता है, कुछ कानूनी दांव पेच लगा करके बी इसको दिला देता है, तो इस व्यक्ति को नहीं मिलती है, जबकि ये ओरिजिनल हकदार था, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो परिभाषा जो है परिभाषित होती है कि सदोष हानि हो गई उसकी और उसको वंचित कर दिया गया उसकी जो है स्वयं की जमीन से, स्वयं की संपत्ति से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पर परिभाषित होता है सदोष हानि, ठीक है। तो ये हमारा हुआ है कंप्लीट, जितनी भी परिभाषाएं थी आपको जो इंपॉर्टेंट थी, सारी परिभाषाएं आपको कराई गई बहुत जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल फेयर तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें एक धारा और बची है, धारा 3, ठीक है। धारा 3 हम अगले पार्ट में कराएंगे बीएनएस की। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है, ये वाला पार्ट आप देखिएगा और जो भी चीजें समझ में नहीं आई हैं उनको बताइएगा, तो हम और एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाले पार्ट में। और ध्यान से सारी चीजें देखेंगे, सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 100% अगर एसआई बनना है तो यहाँ से आपको बीएनएस 100% पढ़नी पड़ेगी, तभी आप एसआई बन पाएंगे। बस आपको क्या करना है, अगले वीडियो के लिए क्या है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपना बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत प्रोत्साहन मिलता है अगर आप क्या करते हैं, एक लाइक करते हैं, आपका कुछ नहीं जाता उससे है, ठीक है, लेकिन हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। ऐसे ही लगे रहिए इस प्रकार से। सभी लोग जय हिंद, जय भारत।